डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट का पार्ट थर्ड। पार्ट सेकंड में हमने फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में बात की थी और आज इस लेक्चर में भी हम फ्रेडरिक विंसलो टेलर की ही बात करेंगे, लेकिन उनके द्वारा जो स्टडीज़ की गई उनकी हम आज स्पेसिफिकली बात करेंगे। कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में या फिर डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट में, तो जो टास्क सेटिंग की जब बात आती है तो वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है स्पेशलाइजेशन से। किसी व्यक्ति को वही कार्य देना जिसमें कि वो पारंगत है, विशेषज्ञ है, तो ये प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से बहुत ठीक रहता है। टेलर ने इसके लिए एक बहुत अच्छा सा नाम दे रखा है, अ फेयर डेज वर्क। ईच वर्कर विल बी असाइंड डे टू डे टास्क सो दैट ही कैन एग्जीक्यूट द टास्क इजीली एंड टाइमली। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बात की गई है। फिर हम बात करते हैं टेलर के द्वारा किए गए अलग अलग स्टडीज़ की, जिनको हम क्यूमुलेटिव रूप से वर्क स्टडी भी कहते हैं। और जो वर्क स्टडी है वो ग्रुप है, एक मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फटिग स्टडी। आइए इनके बारे में जानते हैं। किसी कार्य को करने का क्या तरीका हो सकता है जिसमें कि कॉस्ट, टाइम और फटिग कम से कम हो, ये मेथड स्टडी का एक पार्ट बना। किसी कार्य को करने के लिए कम से कम मोशंस में, मूवमेंट्स में वो किस प्रकार से काम पूरा किया जा सकता है, ये पार्ट बना है मोशन स्टडी का। और उसी कार्य को कम से कम मूवमेंट में जब किया जाएगा तो अल्टीमेटली जो टाइम है वो भी रिड्यूस होगा। तो जो टाइम स्टडी है वो जुड़ी हुई है मोशन स्टडी से, मोशन स्टडी जुड़ा हुआ है मेथड स्टडी से, और इन तीनों स्टडी से जुड़ा हुआ है फैटिग स्टडी, थकान। तो ये जो टाइम स्टडी है, कम से कम टाइम में कम से कम मूवमेंट के साथ में किसी कार्य को किस प्रकार करना है, इसके बारे में डिटेल्ड रूप से जो एक्सपेरिमेंटेशन किया टेलर ने, वो बहुत अच्छा है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रोवाइज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। जब बात आती है फैटिग स्टडी की, मीनिंग ये है इसका कि कोई व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे घटने लगती है, डिमिनिश होती है। और इस चीज़ पर बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव होता है, जैसे कि ओवर वर्क विदाउट एनी रेस्ट पॉज, यानी बिना रुके बिना रेस्ट किए हुए लगातार रूप से काम करना। पुअर वर्किंग कंडीशन, काम करने की जो परिस्थितियां हैं, आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो बेकार है, अच्छा नहीं है। तनाव है, स्ट्रेस है। तो ये सभी चीज़ें थकान को डिफाइन करेगी कि अगर ये चीज़ें बेकार होंगी, रेस्ट नहीं मिलेगा, तनाव अधिक रहेगा, तो थकान जल्दी होगी और प्रोडक्टिविटी नीचे गिरेगी। यहाँ पर एक छोटा सा मैनेजमेंट में एक छोटी सी स्टोरी है रेस्ट पॉज के लिए, कि एक व्यक्ति था जो पूरे 8 घंटा काम करता था, लेकिन उसको जितने पीसेस बनाने चाहिए थे वो पीसेस नहीं बना पाता था। तो उसको एक बार बॉस ने देखा कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है लगातार गिर रही है। तो उसके बॉस ने कहा कि यदि आप इसी तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती रहेगी
तो आपको फिर निकालना पड़ेगा, आपको फायर कर दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने माफ़ी मांगी और कहा कि वो और ट्राई करेगा। तो पहले तो वो लंच का ब्रेक लेता था, और बॉस के कहने के बाद में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसने लंच करना भी बंद कर दिया, और वो लंच में भी अपना काम करता रहता था। कुछ दिन बाद देखा तो उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं सुधरी थी। फिर बॉस ने वापस से उसको वार्न किया, उसको वार्निंग दी कि यदि आप अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते हैं तो मुझे रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको फायर करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। तब उसके जो कोवर्कर्स थे उन्होंने कहा कि सर ये सिंगल अर्नर है अपनी फैमिली का, इसको जॉब की ज़रूरत है, प्लीज़ आप ऐसा ना करें। बॉस ने कहा कि ठीक है, इस बार मैं आपकी बात मान लेता हूँ, इसको फायर नहीं करते हैं, इसको काम से नहीं निकालते हैं, लेकिन इस बार मैं ये नोटिस करूँगा कि ये काम कैसे करते हैं कि इनकी प्रोडक्टिविटी नहीं सुधर रही है, इनको जितने पीसेस बनाने चाहिए ये अपने पीसेस नहीं बना रहे हैं। बॉस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, लगातार नज़र बनाए रखी, और उसने ये पाया कि वो जो वर्कर है उसको कुछ काटने का एक काम है, इन बिटवीन कुछ काम आता है कि उस पीसेस बनाने के लिए एक जगह काटना पड़ता है। तो उसका जो कटर है, उसके कटर में वो धार नहीं देता लगातार रूप से, तो वो कटर आगे से भोंटा हो गया है, और बहुत वो ढंग से पीसेस को नहीं काट पा रहा है। तो उसने पकड़ा कि आपकी प्रोडक्टिविटी आपके कारण नहीं गिर रही है, इस कटर के कारण गिर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे मेथड्स हैं, मोशंस हैं, उनमें लगने वाला समय है और थकान है, ये प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। तो टेलर ने ये सब चीज़ें पहली बार मैनेजमेंट के संदर्भ में बताई और शॉप फ्लोर लेवल पे बताई। तो ये काफ़ी अच्छे से इसको एक्सेप्ट किया गया कि मैनेजमेंट में भी सैद्धांतिक रूप से इन सब चीज़ों को स्वीकार किया जा सकता है। टेलर ने फोकस किया कि प्लानिंग भी अच्छे से होनी चाहिए। यदि रोड मैप अच्छे से तैयार है, सभी जो प्रोसेसेस हैं वो अच्छे से डिफाइन है, तो जो क्वालिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की, टेलर ने हालांकि सर्विसेज का एग्जाम्पल नहीं लिया था, उन्होंने सिर्फ गुड्स की बात कही थी, लेकिन यदि प्लानिंग है वो वेल डिफाइन है तो गुड्स और सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो अच्छे से तैयार होती है। तो प्लानिंग पे उन्होंने फोकस किया था। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति है, उसको यदि ट्रेनिंग नहीं दी गई है तो हो सकता है कि वो अपना कार्य ढंग से ना कर पाए। ऐसा होता भी है कि कहीं पे जब पहली बार किसी वर्कर को, किसी ऑफिसर को रिक्रूट किया जाता है, तो उसका स्किल सेट इम्प्रूव करने के लिए उसे ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि फ्यूचर में जो वो कार्य करने वाला है उसका परिचय उससे हो जाए, उसमें वो कार्य करने की दक्षता उत्पन्न हो जाए, ताकि वो भविष्य में जो भी कार्य उसको दिया जाएगा उसको वो पूरी एफिशिएंसी से और इफ़ेक्टिवली कर पाए। इसलिए साइंटिफिक रूप से सिलेक्शन और ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति है जिसका स्किल सेट मैच नहीं खाता है कि वो आगे ट्रेनिंग भी ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, इसलिए साइंटिफिक सिलेक्शन की उन्होंने बात की। स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी प्रोडक्ट को किस प्रकार से किन डायमेंशंस में तैयार करना है, तो उनका एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो।
इफ़ेक्टिव कॉस्टिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। रॉ मटेरियल, इन्वेंटरीज और जो ओवरहेड्स वगैरह हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। जैसा कि हम कॉस्टिंग में पढ़ते ही हैं, जब हम प्राइम कॉस्ट निकालते हैं फिर ओवरहेड्स वगैरह ऐड करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो इसलिए कैलकुलेट की जाती है ताकि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। कहीं कोई ऐसा मद तो नहीं है जिसमें कि जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही हो। तो टेलर के हिसाब से जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो वेल डिफाइन होना चाहिए और इफ़ेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है इंसेंटिव वेज प्लान की। वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए और वो सही से काम करते रहें, एक काम से वो परेशान ना हो, इसलिए एक अच्छा इंसेंटिव वेज प्लान होना चाहिए। कॉस्टिंग में हम पढ़ते ही हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है वो कोरिलेट होती है जो वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है और उनको मोटिवेट करने के लिए इस तरह का जो इंसेंटिव वेज प्लान होता है वो भी टेलर ने इंट्रोड्यूस किया। कंजीनियल एटमॉस्फेयर ऑफ वर्क होना चाहिए ताकि जो वर्कर है उसको प्रभावित करने वाले जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है, साफ़ हवा, प्रकाश की व्यवस्था और जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको जगह दी गई है नहीं दी गई है, कहीं उसको साइकोलॉजिकली कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, तो इस तरह का एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर होना चाहिए ताकि वो ढंग से कार्य कर पाए और उसकी उत्पादकता भी प्रभावित ना हो। एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो टेलर का रहा है वो है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, क्योंकि टेलर स्टैंडर्डाइजेशन और स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो उन्होंने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिया जिसके द्वारा अलग अलग जो लोग हैं वो स्पेसिफिक रहें। तो इसके अलग अलग नाम हैं। उन्होंने ख़ास तौर से दो चीज़ों को डिफ़ाइन किया है, एक प्रोडक्शन को किया है, एक प्लानिंग को किया है। प्लानिंग क्योंकि पहले होती है तो उन्होंने प्लानिंग के बारे में पहले बताया है। तो उन्होंने ये कहा कि जो वर्कर है उसको इंस्ट्रक्शन यूनिटी ऑफ कमांड के अनुसार तो मिलना ही चाहिए, लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शन उसको मिल रहे हैं वो उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्री मैनेजर है उसके नीचे दो इंचार्ज होंगे, एक प्लानिंग इंचार्ज होगा और एक प्रोडक्शन इंचार्ज होगा। प्लानिंग इंचार्ज के नीचे चार लोग होंगे जो सुपरवाइज करेंगे वर्कर को। तो प्लानिंग में जो सुपरवाइज़र होंगे वो होंगे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट और डिसिप्लिनेरियन। ये चार लोग जो होंगे वो अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड को वर्कर को समझाएंगे। और जो प्रोडक्शन इंचार्ज होगा उसके नीचे चार सुपरवाइज़र होंगे, एक होंगे उनका गैंग बॉस, एक रिपेयर बॉस, एक इंस्पेक्टर और एक स्पीड बॉस। ये जैसा कि नाम से पता लग रहा है उसी हिसाब से ये वर्कर को इंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि यदि कोई वर्कर है वो कार्य कर रहा है और वो अलग अलग चीज़ों से जूझ रहा है, कोई मशीन ख़राब हो गई है तो वो रिपेयर बॉस के पास जाएगा, जो इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्ट करेगा कि वो काम कर ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा है, या जो रूट क्लर्क है वो ये बताएगा कि किस तरह का रूट होगा। टाइम एंड कॉस्ट जो क्लर्क है वो ये बताएगा कि वो ढंग से कार्य कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है टाइम और कॉस्ट के बिहाव पर। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली स्पेशलाइजेशन और
स्टैंडर्डाइजेशन का भी पता लगता है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप का परीक्षा में भी अच्छा क्वेश्चन आता है। तो इस डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी होगी इसके बारे में लिखने में, और ये वेल डिफाइन है, इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले प्लानिंग होती है तो प्लानिंग इंचार्ज, देन प्रोडक्शन होता है, देन प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज के जो सुपरवाइजर्स होंगे वो जो प्रोडक्शन में जो काम होता है उस हिसाब से होंगे, और जो प्लानिंग में काम होता है वो उसके जो सुपरवाइज़र होंगे वो प्लानिंग के हिसाब से होंगे। तो उसको रटने की कतई ज़रूरत नहीं है, वेरी इजी टू लर्न। तो आप इसको ध्यान से देखें और इसको याद रखें। अब बात आती है क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म जो देखा जाता है वो इस प्रकार का है कि कोई भी कंसेप्ट जो दिया गया है वो अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो सही नहीं बैठता है। तो यहाँ पर कई स्कॉलर्स ने टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका कुछ ड्रॉबैक्स बताए, जो कई परिप्रेक्ष्यों में सही भी होते हैं, कई परिप्रेक्ष्यों में सही नहीं भी होते हैं। कई स्कॉलर्स ने ये कहा है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की अप्रोच है वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड है। जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट में कहा गया है वो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कहा गया है, और उसका जो मानवीय जो पहलू है उसका ध्यान नहीं रखा गया है। अब देखा जाए, जब कंजीनियल वर्किंग एनवायरनमेंट की बात आती है तो ह्यूमन एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट किया गया है, ये बात कम समझ में आती है। लेकिन जब इसको उत्पादकता से जब जोड़ा जाता है तब वास्तव में कहा जाता है कि हाँ, अगर कोई वर्कर है जो ज़्यादा टाइम रुक कर और अपने ज़्यादा पीसेस बना रहा है या उसी समय में ज़्यादा पीस बना रहा है तो उसको मोटिवेट करने के लिए उसको इंसेंटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर ह्यूमन एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट भी किया जा रहा है क्योंकि उत्पादकता बढ़ानी है। कई स्कॉलर्स बोलते हैं कि अजम्पशन जो ली है रॉन्ग ली है, लेकिन अगर देखा जाए तो अजम्पशंस तो रॉन्ग नहीं है क्योंकि ये शॉप फ्लोर लेवल के लिए डिफ़ाइन है, और वास्तव में शॉप फ्लोर लेवल पर सेट्रस पेरिबस नहीं होता है। सेट्रस पेरिबस मीन अदर थिंग रिमेन सेम, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति, एक वर्कर कार्य कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी कुछ कार्य कर रहा है, दोनों में बातचीत भी हो रही है, कंपटीशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो अजम्पशंस हैं वो कभी कभी लगता है कि गलत ले ली गई हैं। ओवर स्पेशलाइजेशन की बात कही गई है यहाँ पर, क्योंकि ओवर स्पेशलाइजेशन से होता ही है कि एक तरह से मोनोपोली सी क्रिएट हो जाती है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में यदि पारंगत है तो हो सकता है कि वो अपने ओवर स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन की वजह से ज़्यादा वेजेस की डिमांड करे। थियोरिटिकल हो सकता है, जो भी सजेस्टिव मैनर है वो वास्तव में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके मोडस ऑपरेंडाई अलग अलग होते हैं। कोई क्या चीज़ बना रहा है, कोई मतलब हर हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, तो इनको ऑल्टर करके ही लागू किया जा सकता है। रेस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशन है ही, क्योंकि प्रोडक्शन की बात आ रही है तो टेलर हैं, लेकिन अगर जब हम सर्विसेज की बात करेंगे तो सर्विसेज के केसेस में टेलर को एज इट इज़ लागू करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में जो अजम्पशन है वो भी गलत हो जाती है, ओवर स्पेशलाइजेशन भी गलत हो जाता है, क्योंकि रिलेटेड एस्पेक्ट्स को भी देखना होता है। तो ये क्रिटिसिज्म है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जिनको कंसिडर करना भी अनिवार्य है, क्योंकि अगर इन क्रिटिसिज्म को हम कंसिडर नहीं करेंगे तो सुधार किस प्रकार कर पाएंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट में जो टेलर है
उनका जो पार्ट था वो कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में दूसरे हम जो थिंकर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।